हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? सब सही है? बढ़िया चल रहा है कि नहीं चल रहा? चंगा चलना चाहिए, एकदम अच्छा से चलना चाहिए। देखो क्या है ना कि अभी कुछ कुछ बातें हैं जो मैं डिस्कस करूंगा। इस ये जो स्लाइड्स थे ना, नेशनल टेस्ट अभ्यास ऐप का टेस्ट वन का बायोलॉजी सॉल्यूशन है। इसमें अभी इस वीडियो में हम लोग 30 क्वेश्चंस देखने वाले हैं। क्वेश्चंस आर लेंदी, ऑफ कोर्स क्वेश्चंस लेंदी हैं, बिल्कुल लेंदी हैं। क्वेश्चंस हार्ड हैं, बिल्कुल हार्ड हैं। ठीक है सर, तो सारे की सारे बातें करेंगे, हम लोग एनालिसिस भी करेंगे। लेकिन कुछ बातें हैं जो मुझे बहुत करना ज़रूरी है आप लोगों से। देखो क्या हो रहा है ना भाई, कि अभी हम लोग का एक सीरीज चल रहा है 14,000 क्वेश्चन का। ठीक है, ज़्यादा देर टाइम नहीं लूंगा मैं आप लोग का, इस पर हम लोग आगे बढ़ेंगे तेजी से। तो जो जिनको वीडियो छोड़ के जाना है वो भी ना जाए, हम लोग जल्दी आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, 14,000 क्वेश्चन का जो सीरीज चल रहा है वो तो चल रहा है कि नहीं, उसके लिए मुझे सारे स्लाइड्स बनाने पड़ते हैं, हर क्वेश्चन को अलग अलग करके करना पड़ता है, फिर रिकॉर्डिंग होता है, फिर वो अपलोड होता है। और मेरे पास लैपटॉप एक ही है। ठीक है, मेरे पास एक ही कंप्यूटर है, लैपटॉप जिस जो भी आप कह लीजिए, लैपटॉप मेरे पास एक ही है जिससे मैं सारे काम कर रहा हूँ। और सारे के सारे चीज़ों को होने में समय लगता है। ठीक है, अलग अलग चीज़ों को होने में समय लगता है। जब रिकॉर्ड करता हूँ तो उसे अपलोड नहीं कर सकता, जब अपलोड करता हूँ तो उसे रिकॉर्ड नहीं कर सकता। ठीक है ना, जब स्लाइड्स बनाता हूँ तो उसे रिकॉर्ड नहीं कर सकता, बिकॉज स्क्रीन तो एक ही है ना जो कि रिकॉर्ड हो रहा है। तो मैं क्या सोच रहा हूँ, अभी बता देता हूँ मैं क्या सोच रहा हूँ। इस टेस्ट, देखो हर दिन टेस्ट आ रहा है, देर इज इट वन टेस्ट एवरी डे। ठीक है ना, हर दिन फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों को तो मैं सॉल्व करना चाहता हूँ, मैं तो तीनों को सॉल्व बता सकता हूँ आपको, मैं फिजिक्स केमिस्ट्री भी बता सकता हूँ। ठीक है ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है उस बताने में। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि अगर हर दिन टेस्ट आ रहा है तो आज से 70 दिन तक हर दिन टेस्ट आएगा। ठीक है ना, समझ लो ना, 70 मल्टीप्लाइड बाई 180 क्वेश्चन हो गए, है ना। 70 मल्टीप्लाइड बाय अगर 70 क्वेश्चन ही होते ना, तो भी हमारे पास 4900 क्वेश्चन हो जाते हैं, है कि नहीं? आप समझ रहे हैं ना कितना हो गया? लगभग लगभग अगर 5 आते हैं, लगभग लगभग 10,000 क्वेश्चन के आसपास से ज्यादा है ना, 10,000 से क्वेश्चन से ज्यादा। मैं तो 70 into 70 ही कर रहा हूँ, बहुत ज्यादा क्वेश्चन हो गया। तो बहुत सारा क्वेश्चन गवर्नमेंट देने वाली है। और बाय गॉड मैं अपना ईमानदारी से कह रहा हूँ, मैं जी जान भी लगा दूं, मैं 24 घंटे भी काम करूँ ना, तो मैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों सॉल्व आपका नहीं कर सकता, सॉरी फॉर दिस। ठीक है ना, लेकिन हाँ एक काम मैं कर सकता हूँ, मैं बायोलॉजी का सॉल्यूशन करा सकता हूँ आप लोगों को, भरपूर मात्रा में सॉल्यूशन करा सकता हूँ। 14,000 क्वेश्चन चल रहा है वो अलग चल रहा है, लेकिन उसके लिए मैं आपसे एक डिमांड कर रहा हूँ, प्लीज़ मुझे बताइएगा। देखो आप लोग का अगर ना भी आया तो भी शायद मैं यही करने वाला हूँ, लेकिन फिर भी आपका फर्ज है मुझसे मुझे पूछना आप लोगों से, तो पूछ रहा हूँ, बिकॉज मैं उसमें कोई कुछ कर नहीं सकता मैं उसके अलावा, क्योंकि मुझे करना ही पड़ेगा, मुझे वो स्टेप लेना पड़ेगा। वो स्टेप ये है कि मुझे लाइव आना पड़ेगा। ठीक है, मुझे लाइव आना पड़ेगा, और द टाइमिंग विल बी ऑड। ओके, टाइमिंग विल बी ऑड, टाइमिंग विल बी वेरी वेरी अर्ली मॉर्निंग और वेरी वेरी लेट नाइट। ठीक है ना, बहुत ज़्यादा अर्ली मॉर्निंग हो सकता है, शायद 6 बजे सवेरे या फिर 7 बजे सवेरे से हो सकता है, या फिर शायद 8 या 9 बजे रात से भी हो सकता है। ठीक है ना, टाइमिंग विल बी कुछ भी हो सकता है टाइमिंग, वो टाइमिंग मैं डिसाइड करने वाला हूँ। ठीक है, पहले बता दूँ, बस मुझे ये बताओ कि लाइव आना चाहिए कि नहीं, क्योंकि मैं स्लाइड्स नहीं बना सकता। अगर आपने लाइव आने से मुझे मना किया तो फिर देना मुझे मुश्किल हो जाएगा ये सॉल्यूशंस। ठीक है ना, फिर मैं 14,000 क्वेश्चन के पास ही रह पाऊंगा। मैं आपको लाइव फिर ही दे सकता हूँ, मैं इसके अलावा और कुछ काम नहीं कर सकता। मैं कुछ मेरे पास मतलब मैं बहुत ज़्यादा हेल्पलेस फील कर रहा हूँ, जो मुझे बहुत ज़्यादा नफरत है हेल्पलेस फील होने से अपने आप को। मुझे बहुत ख़राब लगता है जब मैं हेल्पलेस फील करता हूँ। तो प्रॉब्लम बस यही है, अगर मेरे पास दो कंप्यूटर होता ना तो मैं एक कंप्यूटर पे रिकॉर्डिंग को अपलोड कर रहा होता, तो दूसरे कंप्यूटर पे इसका रिकॉर्डिंग कर रहा होता, तो मुझे बहुत आसानी था। लेकिन फिर भी सोचो ना, लाइव स्ट्रीम तो बाद में जाके एक रिकॉर्डिंग के रूप में ही बन जाता है। बस आपको एक फीलिंग आती है, सर यार मैं लाइव में आप साथ जुड़ नहीं पाया, तो उससे कोई दिक्कत नहीं ना। देखो भाई, प्रीमियर मैं कराता हूँ अभी अपने 14,000 क्वेश्चन का, फिर भी मैं उसमें आपको रिप्लाई नहीं करता एज एन ऑनेस्ट मैन, मैं सब चीज़ और ईमानदारी से कहता हूँ। आपको भले शायद बुरा लग सकता है इस बारे में, लेकिन मैं शायद आपको रिप्लाई नहीं करता, बिकॉज उस वक्त मैं स्लाइड्स बना रहा होता हूँ या शूट कर रहा होता हूँ, या फिर मुझे भूख लगती है ना तो मैं खा भी रहा होता हूँ। ठीक है, तो वो सब चीज़ें कर रहा होता हूँ, तो इससे थोड़ा प्रॉब्लम है। इन बातों को मुझे इस वीडियो में डिस्कस नहीं करना चाहिए था। आई नो कि मुझे एक सेपरेट वीडियो बनाना चाहिए, मैं उसके लिए सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, जिसमें मैं नेशनल टेस्ट अभ्यास वाले ऐप के बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन करूंगा। ठीक है, उस वीडियो का भी इंतजार कीजिएगा। अभी चलो आते हैं क्वेश्चंस देखते हैं इस वीडियो में। तो बहुत सारी बातें हैं जो मैंने की आपसे, और भी अच्छे से मैं एक्सप्लेन करूंगा। अब जो मैंने बातें की हैं आपसे उसको मैं और समझाने की कोशिश करूंगा आप लोगों को। लेकिन ये समझ लो कि मैं लाइव आने की कोशिश करूंगा, अगर नहीं हो पाएगा तो देखते क्या करते हैं। मैं कभी आज तक, मैं एक बार फोन से लाइव आया था जब इंपॉर्टेंट न्यूज़ देना था आप लोगों को, बाकी मैं कभी लाइव नहीं आया कंप्यूटर स्क्रीन से। तो मैं एक बार कोशिश करता हूँ, ट्राई करूंगा एक दो चेकिंग वाला वीडियो, शायद आप लोग के पास नोटिफिकेशन भी जा सकता है कि चेक हो रहा है कि लाइव स्ट्रीम कैसे होता है, तो उसको इग्नोर मारिएगा। ठीक है ना, और जो लाइव स्ट्रीम अगर मैं करूंगा एनटीए वाले इस चीज़ का, तो मैं एक ऑफिशियल आपको पहले बता दूंगा कि हाँ ऐसे इस दिन होने वाला है। कैसे प्रीमियर के बारे में पता चल जाता है आपको कि इस दिन होने वाला है, उसी तरह उस चीज़ के बारे में आपको पहले से पता चल जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है ना, सिंगल क्वेश्चन देखते हैं, बहुत देर हम लोगों ने बात कर लिया।
बाप रे बाप रे, बहुत ज्यादा टाइम हो गया है ना। 4-5 मिनट मैंने आपके ले लिए। अरे यार चलो कोई बात नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग रोल ऑफ एसिटाइलकोलिन इन नर्व फिजियोलॉजी। मैं क्वेश्चन देखा ना इसका, सच्ची बता रहा हूँ, मैं क्वेश्चन जब देखा है एनटीए का, ये जो एनटीए ने ऐप बनाया है, अभ्यास ऐप बनाया है, ये सही में सब लोग के पसीने छुड़ाने वाला है। सही में सबके पसीने छुड़ाने वाला ऐप है ये। ये एक्चुअली में मैंने क्वेश्चन जब मैं देख रहा था इसका, तो मुझे भी 1 मिनट के आसपास का समय लगने लगा। देखिए देखो जो क्वेश्चन जो दिए हुए हैं ना, मैं तो ऐसा कहूंगा कि वो 70% एनसीईआरटी या फिर एनसीईआरटी के ऊपर बेस्ड है। तो 70% एनसीईआरटी या फिर एनसीईआरटी के ऊपर बेस्ड है, मैं कह रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि एनसीईआरटी से आए हैं, मैं बेस्ड कह रहा हूँ। बाकी 30% में आपको एनसीईआरटी के बाहर ऑब्वियसली जाना पड़ेगा। 30 नहीं कह सकता, ये 20 से 30% कह सकता हूँ, ठीक है, 20 to 30%। और इसको भी मैं 70 to 80% रहता हूँ, ठीक है ना। अगर कोई पेपर 70 to 80% एनसीईआरटी से आ रहा है और एनसीईआरटी के लेवल के ऊपर है, एनसीईआरटी के ऊपर बेस्ड है, समझ जाओ कि वो पेपर मीडियम से टफ के बीच में है। मीडियम से टफ के बीच में है, क्योंकि अगर ये 70 to 80%, 80 to 90 या फिर 90 to 95% एनसीईआरटी होता ना, तो मैं इसे कहता इजी टू मीडियम। लेकिन ये क्वेश्चन जो पेपर है ना, वो 70% to 80% ही आपका एनसीईआरटी के लेवल पे है और एनसीईआरटी के जो कॉन्सेप्ट्स है ना, उनके ऊपर है। तो क्या ऐसे ही क्वेश्चंस आपको एग्जाम में भी देखने को मिलने वाले हैं, इस बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन अलग वीडियो में। अभी हम लोग 30 क्वेश्चंस देखना है ना, उसका आंसर का बारे में बात करते हैं, उसका डिस्कशन करते हैं और फिर इस वीडियो को समाप्त करते हैं, ठीक है, एंड करते हैं। उन चीजों के बारे में मैं एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा, जिसमें मैं एनटीए के इस ऐप के ऊपर जो 4 टेस्ट अभी तक हो चुके हैं, इस वीडियो को शूट करते करते 4 टेस्ट आ चुके हैं, उन सबका मैं एक डिस्क्रिप्शन आपको ब्यौरा दूंगा, ठीक है ना, कैसा क्या क्वेश्चन है, फिजिक्स केमिस्ट्री सबका चीज बताऊंगा, ठीक है ना। पहले अभी यहाँ देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग, आज पता है मैं बहुत देर से रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो इसलिए अगर गला और मेरा जीभ भी बोलते बोलते एक बार कट गया है और गला भी दर्द कर रहा है, तो अगर मेरे आवाज में कोई भी परेशानी या कोई भी दिक्कत हो तो बहुत हाथ जोड़ के माफी चाहता हूँ आप लोगों से, ठीक है ना। उसको प्लीज बियर कीजिएगा मेरे आवाज को, और बस थैंक यू अगर आप बियर कर रहे हैं तो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, देखो एसिटाइल कोलिन एक तरह का क्या है, एक न्यूरोट्रांसमीटर है। तो देखो इसमें बहुत ऐसा एक्सप्लेन किया है एनसीईआरटी का, जो ये जो ऐप बनाया ना, इसमें एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छा है, मतलब बहुत अच्छा वाला। एक क्या क्या है कि यहाँ पे एक है हमारे पास ये नॉब है ना, ये एक्सॉन का नॉब है, एंड का नॉब है, ये हमारे पास यहाँ पे मेम्ब्रेन है, मैं मान लेता हूँ मेम्ब्रेन है, ठीक है ना। यहाँ बहुत सारे मेम्ब्रेन प्रोटीन्स हैं जो कि आपको रिसेप्टर प्रोटीन्स है, ठीक है, जो रिसेप्शन करेंगे, जो कि स्टिमुलस को रिसेप्ट करेंगे, ठीक है ना, अपने आप मतलब कि स्टिमुलेट करेंगे अपने आप को भी। तो यहाँ पर क्या होता है, बहुत सारे वेसाइकल्स होते हैं, और ये वेसाइकल्स कब जाके खुलते हैं, जब यहाँ पे कैल्शियम आयन का एक सर्ज आता है, ठीक है ना, कैल्शियम आयन का एक सर्ज आता है, तो ये जो वेसाइकल्स हैं वो यहाँ जाकर के फ्यूज कर जाते हैं, और फ्यूज कर जाने के बाद यहाँ पे काम करते हैं। देखो ये क्वेश्चन जो है ना, प्योरली एनसीईआरटी बेस्ड है। इसमें अगर कोई कह रहा है कि सर एनसीईआरटी से ये बाहर है, तो बिल्कुल नहीं है बाबू बाहर, ये बात समझ लो। आपको शायद बुरा लग सकता है मेरे बातों का, लेकिन ये बिल्कुल एनसीईआरटी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी से आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना। आपको बस समझ का कमजोरी हो रहा है, ठीक है ना, समझने में आपको प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन हाँ मैं हूं ना, टेंशन नहीं लेने का। एनसीईआरटी से क्वेश्चन आया है, वो कैसे एनसीईआरटी से क्वेश्चन आया है, साफ साफ कहा गया है ऑप्शंस पर पहले, इट इंक्रीजेस द सेलेक्टिव परमिबिलिटी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, इट इंक्रीजेस द पोटेशियम कंसंट्रेशन इन एक्सॉन, इट रिड्यूसेस द एक्टिविटी ऑफ सोडियम पोटेशियम पंप, इट इंक्रीजेस सोडियम कंसंट्रेशन आउटसाइड द एक्सॉन। देखो समझो क्या करता है, एसिटाइल कोलिन एक न्यूरोट्रांसमीटर है। न्यूरॉन, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जब नर्व सिग्नल ट्रांसफर होता है, तो क्या होता है, इस न्यूरॉन में भी सोडियम पोटेशियम टनल जो होता है, जो उसका पंप होता है, वो एक्टिव हो जाता है ना। जैसे हम लोग ने जब एनसीईआरटी में आप लोग को जब दिखता होगा, ये जो सिनेप्स का जो पूरा का पूरा और जो नर्व इंपल्स का जो पूरा डायग्राम बना हुआ है, उसमें प्लस माइनस करके अलग अलग साइंस दिए हुए हैं, उसमें बताता है कि करंट फ्लो करता है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है। मैंने सारी बातें बताई हैं जब हम लोग स्पॉटर ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ रहे थे ना, यूट्यूब पे ही सारे वीडियोस मौजूद है। मैंने 5 चैप्टर, सॉरी 7 चैप्टर जितने भी हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी में, सारे के सारे एनसीईआरटी से टू द पॉइंट एक्सप्लेन किए हैं, ठीक है ना। मैंने वहां बताया है ये चीजें, जब ए टू बी जाता है पॉइंट, और यहाँ पे जब सर्कुलेशन होता है करंट का। ये वीडियो लंबा जाने वाला है, 30 क्वेश्चन है, लेकिन ये वीडियो बहुत लंबा जाने वाला है, ध्यान रखना। जो भी अभी हार मान चुके हैं, आपने तो लेंथ देख लिया होगा ना भाई, मुझे तो पता नहीं कि मैं कब तक रिकॉर्ड करूंगा 30 क्वेश्चन को, लेकिन आपने लेंथ देख लिया होगा, तो प्लीज बेयर कीजिएगा, ठीक है। ए टू बी यहाँ पे लेंथ जाता जा रहा है, क्योंकि बहुत प्रॉफिटेबल होने वाला है वीडियो, बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल होने वाला है। एक बात कहना चाहूंगा, अगर हार्ड क्वेश्चन इस बार सेट हुआ तो ऐसा ही सेट होगा, ये मानो, ठीक है। अगर हार्ड क्वेश्चन सेट होने वाला है, पिछले साल का जो कट ऑफ को देख कर मैं बात कर रहा हूँ,
सेट हुआ, ऐसा ही सेट होने वाला है। और बहुत सारे क्वेश्चंस तो मैं नहीं कहूँगा कि मैच कर जाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन अगर हर दिन नए टेस्ट आ रहे हैं, इसका मतलब एनटीए के पास ऐसे ही बहुत सारा क्वेश्चन होगा ना, सीबीएसई के पास बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, ये एक्सेलेंट टीचर्स हैं उनके पास, नए क्वेश्चन फॉर्म कर सकते हैं, वो नए कॉन्सेप्ट फॉर्म कर सकते हैं। तो ध्यान रखना कि क्वेश्चंस इसी लेवल के हो सकते हैं या नहीं हो सकते, इस बारे में मैं अभी बात नहीं करने वाला। लेकिन हाँ, अगर हार्ड आया तो इसी लेवल को होगा, इससे ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है। अगर हार्ड आया तो इसी लेवल का आएगा, इससे ऊपर नहीं जाएगा। इजी तो यार कितना भी इजी हो सकता है। यहाँ देखो ए और बी जा रहा है, यहाँ पे है ना, क्या हो रहा है, यहाँ पे नर्व ट्रांसमिशन हो रहा है। तो यहाँ पे देखो होता क्या है कि एसिटाइल कोलिन एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में अपना नर्व इंपल्स भेजता है। तो इसका मतलब इस पहले जब जिस न्यूरॉन में भेज रहा है, उस न्यूरॉन में बाहर तो Na सोडियम का कंसंट्रेशन ज्यादा है, अंदर पोटेशियम का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है ना। बाहर सोडियम का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है और अंदर पोटेशियम का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है। लेकिन इसी चीज को जब रिवर्स करते हैं हम लोग, तो वहां पे एक्शन पोटेंशियल कहते हैं, है ना। Na+ अंदर आने लगता है, और जो Na+ का बहुत तेजी से अंदर आता है एक्सॉन मेम्ब्रेन के अंदर, एक्सॉन सेल के अंदर आता है, तो इसको हम लोग एक्शन पोटेंशियल कहते हैं। इसका मतलब एसिटाइल कोलिन क्या करता है, एसिटाइल कोलिन ये करता है कि सामने वाले सेल का जो परमिएबिलिटी है, सिलेक्टिव परमिएबिलिटी, उसको इंक्रीज कर देता है। किसके प्रति सिलेक्टिव परमिएबिलिटी इंक्रीज कर देता है? सोडियम के प्रति इंक्रीज कर देता है। तभी तो एसिटाइल कोलिन एक तरह का न्यूरोट्रांसमीटर है, जो कि अपने सिग्नल को आगे भेज रहा है। एक चीज समझाओ, एनसीईआरटी का जो स्टेटमेंट है, मैंने ये बात पहले भी स्पॉट ऑन फिजियोलॉजी में बताई है, मैं जानबूझ के ये बात बोल रहा हूँ। रीजन मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि मैंने जो बताया है वो आ रहा है, ठीक है ना। ये बहुत जरूरी है बताना, क्योंकि अगर कोई बोले सर तो आप बताते ही नहीं सब चीजें, ऐसा नहीं है। मैंने जो बताया है वो आ रहा है, और मैं इस बात को हमेशा बताता रहूंगा, ठीक है ना। मैं जो बता रहा हूँ वो आता है। यहाँ पे एसिटाइल कोलिन को देखो, अभी जो मैंने 14,000 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं ना हम लोग, अभी तक लगभग आज मैंने सेल साइकिल को भी लगभग खत्म कर दिया है, कल वो भी खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे शूटिंग मतलब आपको मिलेगा शायद थोड़ा सा लेट, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि मैंने जो क्वेश्चन 40,000 ने बताया ना, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन मैं देख रहा हूँ कि उसके कॉन्सेप्ट पे अभी एनटीए ने इस ऐप में पूछे हैं। ध्यान रखिएगा, आंसर इसका ए है। क्यों? क्योंकि अब देखो ये क्यों नहीं है, इट इंक्रीज द पोटेशियम कंसंट्रेशन इनसाइड द एक्सॉन। अरे पोटेशियम कंसंट्रेशन इनसाइड द एक्सॉन तो बढ़ा हुआ है पहले से ही, उससे कोई भी एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं होने वाला। ये ऑप्शन अपने आप में ही गलत है। इट रिड्यूसेस द एक्टिविटी ऑफ सोडियम पोटेशियम पंप, नहीं, एसिटाइल कोलिन विल इंक्रीज बिकॉज इट इज अ न्यूरोट्रांसमीटर। अगर ये ज्यादा मात्रा में रिलीज हो रहा है या कम मात्रा में रिलीज हो रहा है, इट कैन बी स्टिमुलेटरी और इनहिबिटरी, वो तो अलग मैटर है, ठीक है ना, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। इसमें एनसीईआरटी का जो एनटीए का जो ये ऐप है, एनटीए का ऐप को भी एनटीए ही कह रहे हैं हम लोग, क्योंकि एनटीए का मतलब वहाँ पे नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, लेकिन यहाँ नेशनल टेस्ट अभ्यास है, ठीक है ना। अच्छा का रिदम बैठाया है गवर्नमेंट ने। तो एनटीए जो ऐप है ये, इसमें भी क्या बोलते हैं, जो आपका एक्सप्लेनेशन उसमें लिखा हुआ है कि जो केमिकल सिग्नल होते हैं, जो केमिकल सिनेप्स होता है, उसका बहुत बड़ा प्रॉफिट यही है कि वो स्टिमुलेटरी भी हो सकता है, इनहिबिटरी भी हो सकता है, ठीक है ना। ये एनसीईआरटी का लाइन एकदम लाइन एग्जैक्ट लाइन है। तो ये भी नहीं हो सकता। इट इंक्रीजेस द सोडियम कंसंट्रेशन। अरे भाई यही तो पहले से है, ये क्यों करेगा ऐसा? ये सेलेक्टिव परमिटिविटी बढ़ाता है, ठीक है ना। आंसर ए हो गया, समझ में आया कि नहीं आया? अब बाइकोलेटरल वास्कुलर बंडल देखो, ये क्वेश्चन जो है ना एनसीईआरटी बेस्ड है। मैं इसको एनसीईआरटी से नहीं कहूंगा बिकॉज इट इज नॉट गिवन इन एनसीईआरटी। ट्रू, ये फैक्ट ट्रू है कि एनसीईआरटी किसे दिया हुआ नहीं है। लेकिन जब भी आप लोग किसी भी इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं या फिर कहीं भी पढ़ते हैं, तो आप लोगों को कहा जाता है, ये चीज बताया जाता है कि बायोकोलेटरल वास्कुलर बंडल कहाँ होता है। फिर दूसरी बात, कोलेटरल वास्कुलर बंडल के बारे में एनसीईआरटी बताता है, वो चाहता है कि आप एक कदम आगे बढ़ें, बिकॉज ये बहुत यूनिक फेनोमेना है जो देखने को मिलता है हमें बाइकोलेटरल। इसमें होता क्या है कि जाइलम जो होता है वो दोनों तरफ फ्लोएम से सराउंडेड रहता है, और उसके बीच में कैम्बियम भी प्रेजेंट रहता है। ये ओपन होता है, यानी कि ओपन टू व्हाट? ओपन टू सेकेंडरी ग्रोथ। इसीलिए हम लोग कैम्बियम को ओपन कहते हैं, नहीं रहता है तो क्लोज कहते हैं। सारी बातें हम लोग करेंगे जब मॉर्फोलॉजी के क्वेश्चन देखेंगे 14,000 क्वेश्चन में, ठीक है ना। ये जो आंसर होगा इसका डी होगा। कुकुर किस में होता है बताओ जरा सा? कुकुरबिटा में होता है ना, कुकुरबिटा में होता है, कुकुरबिटेसी फैमिली का होता है, ठीक है। और इसमें देखो एनटीए का जो ऐप है उसमें ये दिया हुआ है कि इसको आउटर कैम्बियम कहेंगे, इसको इनर कैम्बियम कहेंगे, ये जाइलम है, ये फ्लोएम है, ये भी फ्लोएम है, इनर फ्लोएम है, ये आउटर फ्लोएम है। तो बाइकोलेटरल क्यों कह रहे हैं? बिकॉज यहाँ पे फ्लोएम दोनों तरफ है। खाली कोलेटरल कैसा होता है? नीचे जाइलम होता है, ऊपर फ्लोएम होता है। अगर नीचे बीच में कैम्बियम है, ये फ्लोएम है, ये जाइलम है। अगर बीच में कैम्बियम है तो ओपन कहेंगे, और नहीं है तो क्लोज कहेंगे। तो यहाँ पे बाइकोलेटरल वास्कुलर बंडल पूछा है सिर्फ और सिर्फ, तो यहाँ पे जाइलम सराउंडेड बाय बोथ साइड बाय क्या होगा? फ्लोएम होगा। सिंपल सा आंसर है, एनसीईआरटी बेस्ड है। तो मैंने अभी तक 2 क्वेश्चन बताए, देखो अभी तक हम लोगों ने, मैं हिसाब रख रहा हूँ, ठीक है ना। 30 क्वेश्चन में देखते हैं कितने क्वेश्चन हमारे पास एनसीईआरटी बेस्ड है और कितने क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। इसी से समझ में आ जाएगा क्या हो रहा है। तो 2 क्वेश्चन अभी तक हमारे पास एनसीईआरटी है, तो मैं यहाँ पे 2n लिख देता हूँ, ठीक है। हर क्वेश्चन में लिखेंगे चीज हम लोग। थर्ड क्वेश्चन देख रहे हैं, अ फ्यू स्टेटमेंट्स गिवन डिस्क्राइबिंग सर्टेन फीचर्स ऑफ रिप्रोडक्शन आर गिवन।
कुछ स्टेटमेंट दिए, ये एनसीईआरटी से क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो हमारे पास 3N हो गया, ये बता देता हूं मैं, एनसीईआरटी से क्वेश्चन है। अब बच्चा देखो, बच्चा लोग जिसको समझ में नहीं आ रहा है कि एनसीईआरटी से कैसे है, तो भैया कॉन्सेप्ट्स में प्रॉब्लम है, प्लीज जाके एक बार कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करो, प्लीज जाके एक बार किताबें पढ़ो, प्लीज जाके किसी टीचर से बोलो कि हाँ सर बताइए कहाँ से कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है ऐसा कि एनसीईआरटी से क्वेश्चन आ रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा। बिकॉज एनसीईआरटी से क्वेश्चन जो आएगा वो एनसीईआरटी से क्वेश्चन ही आएंगे, लेकिन आपको पता नहीं चलेगा कि एनसीईआरटी से है। यही प्रॉब्लम हो रहा है अभी बच्चों के साथ, जिन्होंने कहा है कि बहुत हार्ड क्वेश्चन है, ठीक है ना। देखो क्या बोल रहा है, कैमेटिक फ्यूजन टेक प्लेस, क्या करना क्या है पहले नीचे पढ़ लेते हैं। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट आर ट्रू फॉर बोथ सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि ऐसा इन चारों स्टेटमेंट में ऐसा ऑप्शन सेलेक्ट करना है जो कि सेक्सुअल एज वेल एज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों में ही सच होता है, ठीक है ना, दोनों में ही वो चीज होता है। गैमेटिक फ्यूजन दोनों में होता है, नहीं होता, तो ये तो नहीं हो सकता। ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल टेक्स प्लेस, बिल्कुल सही, देखो ए सेक्सुअल हो चाहे सेक्सुअल हो, ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल तो होगा ही। देन द रिप्रोडक्शन डिवीजन, रिडक्शन डिवीजन ए सेक्शन में तो होता नहीं है, बिकॉज डायरेक्टली ए माइटोसिस हो जाता है। अगर हम लोग किसी प्रोकैरियोटिक सेल अमीबा की बात करें तो वहां पे माइटोसिस को हम लोग ए माइटोसिस कहते हैं, क्योंकि वहां पे डायरेक्टली डिवीजन हो जा रहा है बिना किसी डीएनए रेप्लिकेशन के साथ साथ उसी वक्त होते होते साइटोकाइनेसिस भी हो जाता है। वहां पे कोई न्यूक्लियस नहीं होता, न्यूक्लाइड होता है, तो डायरेक्टली डिवीजन हो जाता है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि वहां पे देखो, मैं बहुत फास्ट बोल रहा हूँ, प्लीज आप 1.25 करके सॉरी 0.75 करके सुन लेना, ठीक है ना। मैं हड़बड़ में हूँ, बिल्कुल हड़बड़ में हूँ। सोचो ना यार, 14,000 क्वेश्चन, उस पर से एनटीए जो ऐप है उसमें 20,000 क्वेश्चन आ जाएंगे, तो कैसे करेगा कोई भी इंसान, नहीं कर सकता ना। प्लीज और भी यूट्यूबर्स को बोलो करने के लिए, ठीक है ना, मेरा थोड़ा सा वेट हल्का हो जाएगा, बिकॉज हम लोग को तो आप लोग को पास कराना है, आप लोग सेलेक्ट हो जाए, इसके अलावा हमें और कुछ चाहिए भी नहीं। तो प्लीज बोलो उन्हें भी, है कि नहीं। चलो, ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल टेक्स प्लेस, और जिसका अच्छा लगे आपको उसका जाके देखो, ठीक है ना, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपका सिलेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है अभी हमारे लिए, एटलीस्ट मेरे लिए, कि आपका सेलेक्ट हो जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल टेक्स प्लेस, प्रोजेनी हैज अ रिजेम्बलेंस टू पेरेंट। देखो मैं क्या कर रहा था ना, जब इस क्वेश्चन को जब मैं देख रहा था तो मैं यहाँ पे अपने आप अपने दिमाग से प्रोजेनी हैज अ रिजेम्बलेंस टू बोथ पेरेंट बोल दे रहा था अपने मन से। मतलब पता नहीं क्यों ऐसा होता है कि जब जिस स्टेटमेंट को हम लोग बार बार देखते आ रहे होते हैं ना, हम लोग बार बार उसी चीज को गलती करते हैं। देखो मैंने ऐसा गलती किया, आई नो कि आप लोगों में से बहुत सारे बच्चे तेज होंगे जो मुझसे भी तेज होंगे, वो जानते होंगे यहाँ पे बहुत नहीं लिखा हुआ है, लेकिन बहुत सारे बच्चे हो सकते हैं जो कि मेरे ऐसे हो, है ना, कि मेरा आईक्यू लेवल बराबर हो उनसे, तो वो शायद बहुत पढ़ रहे हो, तो उनको लग रहा हो खाली 1 होना, खाली सिर्फ 2 होना चाहिए करेक्ट, लेकिन ऑप्शन में देखो 2 के साथ 3 है, 2 के साथ 4 है। एलिमिनेशन मेथड से भी मैंने देखा क्या कि 2 के साथ 3 तो हो नहीं सकता, यानी 4 ही है, तो मैंने 4 को 2 से 3 बार और पढ़ा। तीसरी बार पढ़ने में पता चला कि यहाँ पे बोथ तो लिखा हुआ नहीं है। बोथ नहीं लिखा हुआ होने से क्या फायदा हो रहा है कि ये ए सेक्सुअल के लिए ट्रू हो जाता है। क्यों? क्योंकि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो पेरेंट होता है वही तो बीच से डिवाइड होकर 2 डॉटर सेल बनाता है, और यहाँ पे तो क्लोन कहते हैं उसे। क्लोन कहने का मतलब क्या होता है कि एकदम पूरी तरह से सेम है अपने पेरेंट से, पूरी तरह से ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। लेकिन सेक्शन में क्या होता है कि म्यूसिस हो रहा होता है तो वहाँ पे वेरिएशन आता है थोड़ा सा, है ना, क्रॉसिंग ओवर के कारण, तो थोड़ा सा सेम होता है, हल्का डिफरेंट भी होता है। इसीलिए प्रोजेनी हैज अ रिजेम्बलेंस टू पेरेंट, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, आंसर इसका सी होगा। बहुत सही स्टेटमेंट है, ये एनसीईआरटी से क्वेश्चन था, 3 क्वेश्चन एनसीईआरटी से हो गए, ठीक है ना। ये 4th क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा सा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है एनटीए के ऐप में इस चीज के बारे में। अब ये देखो, ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन मैं एनसीईआरटी से कहूंगा और यहाँ पे मैं 4N डालूंगा। अब आप लोग बोलिएगा सर आप ये नाइंसाफी कर रहे हैं, बिल्कुल नाइंसाफी कर रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है, ये एनसीईआरटी से नहीं है, ये एनसीईआरटी में कहीं नहीं दिया हुआ है, आप मैं नहीं मानूंगा एनसीईआरटी में। अरे भाई देखो, बताता हूँ मैं कैसे एनसीईआरटी से, जरा देखो एनटीए क्या करता है। अभी बताओ, कोरोना वायरस फैला हुआ है ना, कोरोना वायरस में डॉक्टर अपनी जान की बाजी लगा रहे हैं, डॉक्टर के पास नई दवाइयां बनाने का टाइम है, मतलब सॉरी, मतलब नई दवाइयां उनको बनानी पड़ रही हैं, उनको दोबारा सोचना पड़ रहा है कि वायरस कैसे काम करता है। भाई उनके सामने नई मुसीबत है, आज तक उनके पूर्वजों ने, उनके पहले आए हुए साइंटिस्ट ने ऐसा कुछ देखा ही नहीं, उनको सोचना पड़ रहा है इसके बारे में। तो भाई अगर आपको डॉक्टर बनना है तो आपको सोचना पड़ेगा उस तरह से कि क्वेश्चन जो आता है वो कहां से आ रहा है, कैसे आ रहा है। सिर्फ आप क्वेश्चन देके घबराने से काम नहीं चलता। रूट डज नॉट हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, रूट जो है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर में हेल्प नहीं कर रहा है इन किन प्लांट्स में। चलो हम लोग नीचे से पढ़ते हैं, हमको, मुझे मान लो कि मुझे आंसर नहीं पता, ऐसे मुझे पता था ठीक है, लेकिन मुझे आंसर नहीं पता, मानते हैं आपको भी नहीं पता था, कैसे करेंगे। अब कंफ्यूजन हो गया। सनफ्लावर जमीन पे उगता है ना, जमीन पे उगेगा अगर कोई प्लांट तो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर तो रूट से ही ना होगा, आंसर तो ये हो नहीं सकता। वीट भी जमीन पे उगता है, आपको दिखता है यार, वीट तो, गेहूं तो जमीन पे उग रहा है, किसान से आप सब लोग बताया। पी यानी कि क्या हो गया, पी मतलब क्या होता है बताओ, पी मतलब होता है क्या, मटर। अरे मटर का जो दाना होता है, जो कि क्या होता है, पनीर मटर आप लोग बड़े चाव से खाते हैं, तो वही मटर तो है ये। और ये मटर का दाना भी जमीन पे उगता है, ये भी अपना रूट से ही पानी एब्जॉर्ब करता है, पानी में तो उगता नहीं, हवा में तो उगता नहीं, वेलाइनम रूट्स इसके पास है नहीं, ये एपीफाइट है नहीं, ये है ना।
समझ में आ रहा है ना, ऑर्किड तो है नहीं, तो यहाँ पे पिस्टिया ही तो होगा आंसर। ये एक वाटर हाइड्रोफाइट है भाई, हाइड्रोफाइट है, ये प्लांट होता है, ये वाटर है और वाटर का प्लांट है, और यहाँ पे रूट्स होते हैं इसके, ठीक है ना। सिंपल सा क्वेश्चन है, एलिमिनेशन मेथड से आप आंसर लगा सकते हैं इसका। जिनको कुछ भी समझ में नहीं आता वो इन तीनों प्लांट्स को देख के, जो इतने कॉमन प्लांट्स हैं उनको देख के बता सकता है कि आंसर तो भाई इन तीनों में होगा नहीं, तो आंसर यही होगा। ये क्वेश्चन बिल्कुल एनसीईआरटी से है, और ये बच्चा वाला क्वेश्चन, अगर इसमें कंफ्यूजन हो रहा है तो बड़ा प्रॉब्लम है भैया। चार क्वेश्चन है, चारों क्वेश्चन एनसीईआरटी से थे। आर्टिफिशियल इंडक्शन ऑफ रूट ऑन स्टेम बिफोर इट इज सेपरेट फ्रॉम द पेरेंट प्लांट प्रोपगेशन कॉल्ड। अब देखो ये क्वेश्चन जो है ना, चलो ठीक है, मैं इस क्वेश्चन को मानूंगा आउट ऑफ एनसीईआरटी। तो अभी हम लोगों ने चार क्वेश्चन देखा जो एनसीईआरटी से आए हुए हैं, पांच क्वेश्चन में चार क्वेश्चन एनसीईआरटी से थे, ठीक है। मैं इसे आउट ऑफ एनसीईआरटी मान रहा हूँ, कहीं भी एनसीईआरटी में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन अगर थोड़ा सा बच्चा आगे बढ़ता तो उसे पता चल जाता, वो मैं आगे बढ़ा देता हूँ आप लोग को। देखो आर्टिफिशियल इंडक्शन ऑफ रूट, यानी कि इंडक्शन ऑफ रूट जो है ना हम लोग आर्टिफिशियली करा रहे हैं किसी भी स्टेम में, बिफोर इट इज सेपरेट आउट ऑफ प्लांट, मतलब उसको सेपरेट आउट नहीं करे, उसको प्लांट से काटा नहीं रहे। जैसे मान लो कि ये प्लांट है मेरे पास, यहाँ पे एक प्लांट है, उसमें एक ये ब्रांच है, ब्रांच को मैंने काट दिया और काट के अलग से एक ब्रांच को रख दिया, और ब्रांच को मैंने एक पानी के अंदर या फिर सॉइल के अंदर इसको ऐसे डाल दिया है, ठीक है ना। आधा सॉइल के अंदर है, आधा सॉइल के बाहर है, और इसमें फिर धीरे धीरे रूट्स ग्रो होगा, तो ये इसको कहता है कटिंग। ये है क्या, कटिंग। लेकिन कह रहा है बिफोर इट इज सेपरेटेड आउट, यानी कि सेपरेट करने के पहले ही रूट्स का आ जाना, इंडक्शन ऑफ रूट्स फ्रॉम पेरेंट प्लांट। तो करना क्या है, इसमें एक प्लांट लेना है, जो ऐसे प्लांट है, उसका एक जो ब्रांच है ना, उसको ब्रांच को ऐसे पकड़ के ना, उसको खींच के नीचे लाना है ताकि टूटे नहीं, और उसको नीचे जाके ऐसे ऐसे निकाल देना है, ठीक है ना। और ये प्लांट का ब्रांच ही है इसमें, और यहाँ पे पूरा मिट्टी लगा देना है ताकि ये मिट्टी के अंदर से ब्रांच इसमें ढका रह जाए। इससे क्या होगा कि जो प्लांट है ना, उस प्लांट को न्यूट्रिशन मेन प्लांट से मिलता रहेगा, कि उसके पास रूट्स तो है ही, इससे न्यूट्रिशन इस प्लांट को मिलता रहेगा और ये प्लांट ग्रो करता रहेगा। लेकिन यहाँ पे मिट्टी होने के कारण यहाँ पे रूट्स आ जाएंगे, और जब आप देखिए कि बहुत दिन हो गया तो इसको यहाँ से काट दीजिए और ये एक नया प्लांट डेवलप हो गया। इसे क्या कहते हैं कि इस ब्रांच के ऊपर हम लोगों ने एक लेयरिंग चढ़ा दिया, ठीक है ना। हम लोग एयर में लेयरिंग भी करते हैं, ऐसी ये ब्रांच है तो यहाँ पे हम लोगों ने एक मिट्टी से लेकर के एक क्लॉथ से बांध दिया। ये जब हम लोग 8 9 10 11 10 में पढ़ते हो ना, 10 में आप लोग को लेयरिंग पढ़ाया जाता है जब आप लोग साइंस की किताबें पढ़ते हो, ठीक है ना। तो ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था जो कि आप लोग को पढ़ना है, जो आप 11 12 पहले पढ़ के आए हो, ठीक है। तो ये आपको 12th कहने का मतलब क्या क्या है, तो आपने 10th तक पढ़ा है। अगर आप बिना 10th पढ़े ही 12th में आ गए तो बड़ा गलती कर दिया आप लोगों ने भाई। तो समझो टिश्यू कल्चर क्या होता है, एक टिश्यू, एक छोटा सा मेरिस्टेम को लेकर के उसको हम लोग लैबोरेटरी में ग्रो करते हैं। ग्राफ्टिंग ऐसा नहीं होता, ग्राफ्टिंग में हम लोग कुछ और करते हैं, वहाँ पे हम लोग एक प्लांट में हल्का कटिंग करते हैं, दूसरे प्लांट का ब्रांच लाकर यहाँ रखते हैं और फिर उसको पूरा मिट्टी से ढकते हैं, उसको ग्राफ्टिंग कहते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे हम लोग लेयरिंग कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे हम लोग लेयर चढ़ाते हैं मिट्टी का, जहाँ से अपने आप रूट्स ग्रो होने लगते हैं, फिर उसको काट के अलग करके हम लोग नया प्लांट बनाते हैं, तो ये लेयरिंग है। फिर भी मैं इसे आउट ऑफ एनसीईआरटी मान रहा हूँ, लेकिन ये बताना जरूरी था आप लोगों के, 10 तक में आप लोगों ने पढ़ा होगा। अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो बड़ा गलती किया है, आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया उस वक्त। 5 में 4 क्वेश्चन एनसीईआरटी से थे, अभी तक उन्होंने, हमारा स्कोर क्या है 4n है ना। ये अच्छा तरीका है ना, हमारा स्कोर क्या है 4n है, ठीक है। आज से ही करूंगा मैं, 4 हमारा 4 स्कोर है 4n, ठीक है। जनरली द नंबर ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी से है, हमारा स्कोर हो गया है 5n, ठीक है। देखो एनसीईआरटी साफ साफ लिखता है ओव्यूल इज एन इंटेगुमेंटेड मेगास्पोरेंजियम। ओव्यूल कैसा होता है बताओ, ओव्यूल कैसा होता है, क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 6 है ना। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पता करना है कि ओव्यूल कैसा होता है, इंटेगुमेंटेड मेगास्पोरेंजियम होता है, ये समझना है। ओव्यूल जो होता है एंजियोस्पर्म, देखो यही क्वेश्चन ना एक बार और आएगा बाद में, ठीक है ना। ये देखो हमारे पास ये है ओव्यूल हमारा, ठीक है ना। इसके बाद क्या होता है हमारे पास, इसके दोनों तरफ दो हमारे पास यहाँ पे इंटीग्यूमेंट होते हैं, एक इंटीग्यूमेंट ये है, ठीक है, और एक इंटीग्यूमेंट इसके बाहर ये है, ठीक है, ये है इंटीग्यूमेंट। और ये तो पढ़ा रहता है ना आप लोगों ने, आउटर को टेस्टा, इनर को टेगमेन, है ना, टेस्टैग इंटेगमेन, फिर जाके ये सीड कोट में भी बन जाएगा, सीड कोट में भी यही चीज आता है, ठीक है ना। तो ये चीज हो गया। फिर अब यहाँ देखो ये हमारा न्यूसिलस है अंदर, फिर यहाँ पे एम्ब्रायो सैक डेवलप होगा, सब चीज तो बात की हैं। जहाँ पे इंटेग्यूमेंट नहीं कवर करता है उसको हम लोग माइक्रोपाइल कहते हैं, जहाँ कवर करता है उसको हम लोग चलाजाए कहते हैं। तो ये ध्यान रखना के बाद क्या है कि एंजियोस्पर्म में ये 2 होता है, जिम्नोस्पर्म में एक ही इंटेग्यूमेंट होता है, ठीक है ना। बहुत इजी सा क्वेश्चन था, इसमें तो कुछ सोचने वाली बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ध्यान रखना क्या है कि हमारे पास जो यहाँ पर जिम्नोस्पर्म में उसमें कोई फूड, सॉरी कोई ओवरी नहीं होती है, वहाँ पे एक ही इंटीग्यूमेंट होता है, एंजियोस्पर्म में 2 इंटीग्यूमेंट होता है, ध्यान रखिएगा ध्यान रखिएगा। हालांकि जो आपका
एनटीए ऐप है उसमें यूनिटेगमेंट यानी कि एक टेगमेंट यानी एक इंटीग्यूमेंट होने के लिए एक और एग्जांपल दिया है जो कि एंजियोस्पर्म से ही आता है, वो है कंपोजिटिव फैमिली का, जो कि मोस्ट एडवांस फैमिली है, जिसको एंजियोस्पर्म भी कहते हैं हम लोग, डाइकोटोफाइट फैमिली है, उसमें भी एक ही इंटीग्यूमेंट होता है। अच्छा सा एग्जाम्पल दे दिया है। और आप लोग को बाकी फैमिलीज में एंजियोस्पर्म के 2 टेगमेंट देखने को मिलेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। हमारा स्कोर क्या था? हमारा स्कोर था अभी 5n है ना। 7th क्वेश्चन देखते हैं। अभी तक हमारा स्कोर 5n है, देखते हैं अभी हमारा स्कोर क्या आता है। कार्टिलेज, ये 6n हो गया हमारा स्कोर है ना। डायरेक्टली क्वेश्चन है कार्टिलेज कहाँ से आता है? कॉन्ड्रोसाइट से आता है। और बोन कहाँ से आता है? ऑस्टियोब्लास्ट से आता है। ये सारे की सारी बातें मैंने स्पॉट ऑन ह्यूमन फिजियोलॉजी में बताई हैं। डायरेक्टली देखो, मेरा स्पॉट ऑन ह्यूमन फिजियोलॉजी से डायरेक्ट क्वेश्चन आया है, डायरेक्ट क्वेश्चन आया है ये, ठीक है ना, मैंने बताया है ये। और ये क्वेश्चन हम लोग दोबारा डिस्कस करेंगे जब 14,000 क्वेश्चन करेंगे ना, तो उसमें भी हम लोग ह्यूमन फिजियोलॉजी में क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। तो डायरेक्टली वहां से भी क्वेश्चन आया। 6n हो गया। कॉन्ड्रोसाइट्स बनाते हैं कार्टिलेज, इजी क्वेश्चन था। तो जो भाई इजी क्वेश्चन है उसको मैंने, ये भी एनसीईआरटी से है, ये भी एनसीईआरटी से। तो हमारा स्कोर हो गया अब 6n के बाद 7n, हमारा स्कोर यहाँ पे आगे हो गया 7n, ठीक है। चलो देखते हैं। लेग हेमोग्लोबिन दैट इम्पार्ट्स पिंक कलर टू रूट नोड्यूल्स आर लोकेटेड इन। देखो ये क्वेश्चन क्या है कि हमारा ये जो रूट है, ठीक है, ये रूट है हमारे पास, ये रूट है और ये रूट एक नोड्यूल बना रहा है, ठीक है। यहाँ पे एक रूट का नोड्यूल है, ये रूट का नोड्यूल दिख रहा है आपको ये, ठीक है ना। और इसके बगल में पूरा का पूरा बैक्टीरियोइड्स है। जो बैक्टीरिया फॉर्म करता है नूट नोड्यूल, तो उसके बाद हम लोग बैक्टीरियोइड्स कहते हैं। और ये बात एनसीईआरटी ने बड़े चाव से और बड़े शातिराना तरीके से लिखी है, ठीक है ना। मैं पोएटिक नहीं हो रहा, ठीक है, टेंशन नहीं लेना। एनसीईआरटी का ये पेज है, पेज में यहाँ पे ऊपर डायग्राम बना हुआ है नाइट्रोजन फिक्सेशन का। यहाँ पे जो डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है ना, उसमें देखना बैक्टीरियोइड्स शब्द का इस्तेमाल किया है एनसीईआरटी ने। दूसरी बात क्या कि बिटवीन बैक्टीरियोइड्स एंड सराउंडिंग, अब देखो यार, नहीं किया होगा ना नए एनसीईआरटी में तो मुझे सॉरी कह देता हूँ, लेकिन मुझे जहाँ तक याद है कि जहाँ तक मैंने एनसीईआरटी पढ़ रखा है, मुझे पेज टू पेज याद है, तो वहाँ पे बैक्टीरियोइड्स शब्द का इस्तेमाल किया है। तो यहाँ इस्तेमाल किया है, तो इस तरफ इस्तेमाल या तो इस तरफ इस्तेमाल किया होगा। तीनों लोकेशन मैंने बता दिया। बैक्टीरियोइड्स जो होते हैं और उनके बीच का जो पार्ट है ना, जैसे बैक्टीरिया है, ठीक है ना, बैक्टीरिया है और बैक्टीरिया के बीच का जो टिश्यू है ना, उसमें होता है लेग हेमोग्लोबिन, ठीक है, ये ध्यान रखना है। और ये लेग हेमोग्लोबिन बैक्टीरिया के अगल बगल क्या काम करता है? एन ऑक्सीजेनिक सराउंडिंग बनाने की कोशिश करता है, ताकि वहां पे कोई भी ऑक्सीजन ना रहे और ताकि ये जो हमारा नाइट्रोजिनेज का काम है वो आसानी से हो पाए। आंसर जी भी एनसीईआरटी से 7n हमारा क्या है स्कोर है। लेग हेमोग्लोबिन दैट इम्पार्ट्स पिंक कलर टू द रूट नोड्यूल्स लोकेटेड इन द बिटवीन बैक्टीरियोइड्स एंड सराउंडिंग। ये सारी बातें हम लोग किए हुए हैं पहले भी, ठीक है। अ फॉल इन ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट जीएफआर एक्टिवेट्स। क्वेश्चन एनसीईआरटी से हमारा हो गया स्कोर 8n। 9 क्वेश्चन में 8 क्वेश्चन एनसीईआरटी से। सोच रहे हो कि 90 क्वेश्चन में शायद 80 क्वेश्चन एनसीईआरटी से, तो ये तो 80% से ज्यादा क्वेश्चन एनसीईआरटी से हो गया। लेकिन आगे चल के बात करेंगे तो सब घट जाता है, ठीक है ना। अब फॉलोइंग ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जीएफआर एक्टिवेट्स। अब देखो डायरेक्टली क्वेश्चन एनसीईआरटी से है भैया, ये मैंने बताया है स्पॉट ऑन ह्यूमन फिजियोलॉजी में, ठीक है ना। ज्यादा समय नहीं दूंगा इस चीज के ऊपर, क्योंकि मुझे और ही चीजों के लिए समय निकालना है। और जिन्होंने नहीं पढ़ा है प्लीज जाके स्पॉट ऑन ह्यूमन फिजियोलॉजी में मेरा एक्सक्रीशन वाला लेक्चर देखिए। 40 से 50 मिनट में पूरा का पूरा एक्सक्रीशन चैप्टर 5 क्वेश्चन के साथ मैंने खत्म कर दिया है। अ फॉल इन ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट एक्टिवेट्स व्हाट? जक्स्ट्राग्लोमेरुलर सेल टू रिलीज रेनिन, ठीक है। जक्स्ट्राग्लोमेरुलर सेल्स को रेनिन रिलीज करने के लिए मेंटेन करता है, ताकि रेनिन क्या करेगा, एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट करेगा, फिर एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट करेगा, ठीक है ना। और वो क्या करता है, वो एक तरह का वेसो कॉन्स्ट्रिक्टर है, जो कि वेसल्स को यानी कि ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट कराता है, ताकि ब्लड वेसल का जो ब्लड प्रेशर है वो बढ़ जाए, ताकि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट मेंटेन हो सके, बढ़ सके, ठीक है। आंसर इसका सी हो गया। 8 क्वेश्चन 8n हमारा अभी तक क्या है। अब देखो 2 क्वेश्चन हो गए हमारे पास यहाँ पे आउट ऑफ एनसीईआरटी, ये क्वेश्चन भी एनसीईआरटी से बाहर का है। हमारा स्कोर 8n है, अभी भी 2 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। तो 10 क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन खत्म हो गया, इसीलिए मैंने कहा था 70 to 80% आप लोग मान सकते हैं। अभी देखो और घट जाएगा तो हम लोग का क्या हो जाएगा, 70% हो जाएगा। तो इसमें मैंने एक एवरेज बनाया। एफएमएस आर ज़ीरोफाइट्स दैट ड्राउट एस्केपिंग, इसका आंसर डायरेक्टली आंसर है ड्राउट एस्केपिंग। ऐसे ज़ीरोफाइट्स जो कि क्या बोलते हैं उसको, एफएस ज़ीरोफाइट्स जो कि ड्राउट को एस्केप करना चाहते हैं, स्केप कर जाते हैं, ठीक है ना। मतलब ड्राउट से वो बच के भागना चाहते हैं और भाग जाते भी हैं, उसको कहते हैं हम लोग इफेमेरल्स, ठीक है। अब एनसीईआरटी का जो एनटीए, बार मैं एनसीईआरटी कहता हूँ यार, इतना बोलने का आदत है ना, एनसीईआरटी की बार दिक्कत होता है। तो देखो लाइफ साइकिल और वाटर स्टोरेज के ऊपर अगर हम लोग ज़ीरोफाइट्स को डिवाइड करें तो ज़ीरोफाइट्स 3 तरह के होते हैं। एक होता है पहला टाइप इफेमेरस, दूसरा होता है सैक्यूलेंट्स और तीसरा होता है, ये चीज आप पढ़ सकते हैं एनटी के ऐप पे जाकर, ठीक है, सैक्यूलेंट, तीसरा होता है नॉन सैक्यूलेंट, ठीक है, नॉन सैक्यूलेंट, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और एफेमेरल्स कैसे होते हैं, एफेमेरल्स वैसे होते हैं जो कि ड्राउट को एस्केप करते हैं, ड्राउट को एंड्योर नहीं करते हैं, ड्राउट को एस्केप कर जाते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा।
क्या करता है, ये जो लाइफ साइकिल इनका होता है वो 6 से 8 वीक का होता है। और जब भी ड्राई सीजन अपीयर होता है ना, जब भी ड्राई सीजन आता है तो अपने सारे के सारे जो लीव्स होते हैं उनको शेड कर देते हैं, ठीक है ना, बाय इवेट ड्राई सीजन बाय डिसअपियरिंग लिविंग देयर सीड्स। अपने जितने भी सारे के सारे जो इनका जो प्लांट होता है, जो प्लांट होगा इनका, जैसे कि मान लो जीरोफाइट्स ऐसे ही एफेमरल्स हैं, जैसे कि यहाँ पे बारिश हो रहा है तो बारिश में तो ये अच्छे से काम कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा दिन के 1-2 दिन के लिए बारिश हुआ, उसके बाद फिर क्या हुआ कि क्योंकि रेगिस्तान टाइप है तो वहाँ ज़्यादा बारिश हो भी नहीं सकता, कभी कोई नहीं भी होता है। तो जैसे ही ड्राई सीजन वापस लौटा, ये पूरा का पूरा प्लांट खत्म हो जाएगा, यहाँ से अपना सीड को यहाँ पे छोड़ देगा। और जैसे ही कुछ सीजन के बाद थोड़ा ठंडा होगा मौसम, थोड़ा ड्राई सीजन खत्म होगा, फिर से ये सीड्स जर्मिनेट करेंगे, 6 से 8 वीक जिंदा रहेंगे, 1 से 1.5 महीने, उसके बाद फिर ये खत्म हो जाएंगे, ठीक है ना। इसको हम लोग ड्रॉट स्केपर या फिर ड्रॉट इवेडर भी कहते हैं, इवेड कर जाता है, उसको भाग जाता है, इवेड कर जाता है, ठीक है ना, इवेडर्स भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट इज ट्रू अबाउट बीटी टॉक्सिन, बीटी टॉक्सिन के बारे में क्या सही है, क्या सही है। ये क्वेश्चन अगेन एनसीईआरटी से है। स्कोर कितना था हमारा अभी तक, शायद 8 था ना स्कोर, हाँ। अब हमारा ये क्वेश्चन हो गया 9 स्कोर हो गया, 9N स्कोर हो गया, ठीक है। अगर हम लोग 2 क्वेश्चन पीछे चल रहे हैं, ये क्या करता है, जो क्या ट्रू है, बेटी प्रोटीन एग्जिस्ट एज एक्टिव टॉक्सिन बैसिलस, नहीं, इनएक्टिव टॉक्सिन ग्रुप में होता है बैसिलस के अंदर। द एक्टिवेटेड टॉक्सिन इंटर्स द ओवरीज टू द ऑफ द पेस्ट टू स्टरलाइज इट एंड दस, नहीं ये भी गलत है। द कंसर्न बैसिलस हैज एंटीटॉक्सिन, नहीं एंटीटॉक्सिन नहीं होता, वो इनएक्टिव फॉर्म में होता है। और इनएक्टिव प्रोटोटॉक्सिन गेट कन्वर्टेड इनटू एन एक्टिव फॉर्म इन द इंसेक्ट गट, बिल्कुल सही। अल्कलाइन पीएच के कारण इंसेक्ट गट में, मिड गट में वो भी ये एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है और उसको पोरस बना देता है पूरा, है ना। तो ये हो गया काम खत्म हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 9N था स्कोर। ये क्वेश्चन हमारा एनसीईआरटी से है, हमारा स्कोर हो गया 10N, ठीक है। आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट रिगार्डिंग पोस्ट फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन हो जाने के बाद कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है ये बताना है। द ओवरी वॉल डेवलप्स इनटू पेरिकार्प, द ओवरी वॉल डेवलप्स इनटू पेरिकार्प, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। आउटर इंटीग्मेंट ऑफ टेगमेन, नहीं आउटर इंटीग्मेंट टेस्टा में होता है, इनर इंटीग्मेंट टेगमेन में होता है। ऐसे डायग्राम्स जो एनसीईआरटी में दिए हुए हैं ना, उनसे ही क्वेश्चन उठाया गया है। ये क्वेश्चन, ये ऑप्शन गलत है, इसलिए हमारा आंसर यही होगा। ऑप्शन हमें रॉन्ग वाला चुनना था, तो आंसर यही है हमारा रॉन्ग वाला। फ्यूजन न्यूक्लियस, ट्रिपल न्यूक्लियस इंडोस्पर्म, देखो फ्यूजन न्यूक्लियस कह रहा है ट्रिपल न्यूक्लियस को, एक और नाम मिल गया आपको, फ्यूजन न्यूक्लियस कहते हैं ट्रिपल न्यूक्लियस को। डेवलप्स इनटू इंडोस्पर्म, बिल्कुल सही है। द ओव्यूल डेवलप इनटू सीड, बिल्कुल सही है, ये बात भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, हमारा स्कोर कितना था, हमारा स्कोर था शायद 10N ना। अब हमारा स्कोर ये जो है, ये क्वेश्चन हमारे पास हो गया 11N हो गया हमारा स्कोर। ये क्वेश्चन भी एनसीईआरटी से है। सेलाजिनेला हैज अ टेंडेंसी टू फॉर्म सीड कॉल सीड हैबिट, बहुत फेमस क्वेश्चन है टेरिडोफाइट्स के लिए और सीड हैबिट के लिए। इसमें क्या होता है कि हेटेरोस्पोरी देखने को मिलता है सेलाजिनेला और साल्विनिया में, ध्यान रखिएगा। एनसीईआरटी में डायरेक्टली एग्जांपल दिया हुआ है टेरिडोफाइट्स के, ये एनसीईआरटी है आपका। एनसीईआरटी में टेरिडोफाइट्स, यहाँ जिम्नोस्पर्म होता है, यहाँ पे आपको 2 नाम दिख जाएंगे, सिलाजिनेला और साल्विनिया एंड करके लिखा हुआ होगा, ठीक है ना। और ये होगा एंड रिटेंशन ऑफ मेगास्पोर परमेंटेड इनसाइड द मेगास्पोरेंजियम, बिल्कुल सही, ये चीज भी होता है। इसे थोड़े समय के लिए होता है, थोड़ी देर के लिए मेगास्पोर को अपने ऊपर ये रखता है, मेगास्पोर को मेगास्पोरेंजियम, इसलिए आंसर होगा बोथ ए एंड बी। आंसर ये हो गया हमारा स्कोर 11N है। ये हो गया हमारे पास स्कोर 12N। डायरेक्टली आंसर दिस क्वेश्चन, साइटोकाइनेटिन वाज डेवलप्ड बाय स्कूगन मिलर के द्वारा साइटोकाइनेटिन डिस्कवर हुआ था, है ना। ये स्कूगन मिलर के द्वारा डेवलप हुआ था। डायरेक्टली आंसर दिस क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा 1955 में डेवलप हुआ था। कहाँ से, इन्होंने कैलस से निकाला था, निकोटियाना टोबैकम के कैलस से निकाला था, ठीक है ना। और ये जो सिंथेटिक प्रोडक्ट था, ये हैरिंग स्पर्म यानी फिश के स्पर्म के डीएनए से भी निकाला गया था, ठीक है ना। ये अमाइनो प्यूरिन के नाम से ये प्रोडक्ट है, ये कैसा कंपाउंड कैसा है, 6-फरफ्यूराइल अमाइनो प्यूरिन कंपाउंड है। ये एक प्यूरिन डेरिवेटिव है, प्यूरिन डेरिवेटिव भी कहते हैं साइटोकाइनेटिन को, और इसको काइनेटिन भी उन्होंने कहा था, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, 12N स्कोर है हमारे पास। ये जो है, ये भी हमारे पास 13N स्कोर हो गया हमारा, ये भी एनसीईआरटी से ही है। अच्छा क्वेश्चन है, सरोगेसी के बारे में पूछा गया है, बहुत मॉडर्न क्वेश्चन कह सकते हो इसको। ऐसा क्वेश्चन आप बिल्कुल 2020 में एक्सपेक्ट कर सकते हैं, आराम से आ सकता है ये क्वेश्चन, आराम से आ सकता है, ठीक है ना। तो ठीक है, तो देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन हमारे पास है सरोगेट मदर वाला, भी हमारा क्वेश्चन एनसीईआरटी से है ना, तो सॉरी ग्लिच के लिए सॉरी। 13 हमारा एन हो गया है स्कोर, 13N है ना। इसके 15 क्वेश्चन में से 13 क्वेश्चन हमारा एनसीईआरटी से है। सरोगेट मदर किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं, देखो इंडक्शन ऑफ लैक्टेशन। अरे यार, ये तो लैक्टेशन का इंडक्शन जो मदर के अंदर होता है, तो सरोगेसी मदर के लिए यूज करते हैं। सरोगेसी मतलब किसके लिए यूज करते हैं, इसमें कि जो गेस्टेशन पीरियड है ना एम्ब्रियो का या फीटस का, वो उस फीमेल में होना चाहिए। तो गेस्टेशन पीरियड सॉरी, बायोलॉजिकल मदर कोई और हो सकती है, ठीक है, लेकिन जो गेस्टेशन और पार्चुरेशन होता है ना, जिस मदर से होता है
वो होनी चाहिए, उसको सरोगेट मदर कहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो, जिस मदर में आर्टिफिशियली इंसेमिनेट किया गया है जिस फीमेल में, तो अब देखो ये जो फीमेल के बारे में बताया गया है यहाँ पे, ये फीमेल जो है वो तो जो जो बायोलॉजिकल मदर है वो भी हो सकती है, बिकॉज मे भी हो सकता है कि स्पर्म का इंजेक्शन दे करके एग में जायगोट बनाया गया और फिर उसके मदर में इम्प्लांट कर दिया गया हो, है ना। या फिर हो सकता है कि इम्प्लांटेशन और गेस्टेशन में कोई दिक्कत नहीं हो, लेकिन ओवम और स्पर्म का मीट नहीं हो पा रहा हो, तो इसीलिए टेस्ट ट्यूब बेबी बना करके, उस टेस्ट ट्यूब बेबी का प्रोसेसर कर करके इन विट्रो हम लोग फर्टिलाइजेशन करा करके जायगोट को ट्रांसफर कर दिए, तो मदर के अंदर भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि वो सरोगेट मदर के अंदर यूज हो। तो यानी कि ये जो ऑप्शन है ना, ये बिल्कुल क्लियर नहीं कर रहा, कंफ्यूजिंग ऑप्शन है। और ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ये आराम से आ सकता है, मैंने पहले बताया आपको। फ्यूचर मदर विद ट्रांसप्लांटेड एम्ब्रियो, बिल्कुल सही। देखो कोई भी मदर हो जो कि जिसके पास ट्रांसप्लांटेड एम्ब्रियो है ना, जो कि फ्यूचर मदर लिखा हुआ है, साफ साफ यहाँ लिखा हुआ है, वो है क्या बोलते हैं, सरोगेट मदर। अब इस सरोगेसी के लिए इस जरूरी नहीं कि इसी का ओवम यूज किया गया हो, दूसरी लेडी का ओवम यूज कर सकता है जो कि गेस्टेशन नहीं कर सकती, जो कि बच्चे को कैरी नहीं कर सकती है, ठीक है ना। तो वो मदर जो कि प्रोवाइड करेगी ओवम, तो वो तो बायोलॉजिकल मदर हो गई ना। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर सी हो गया इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग, अच्छा क्वेश्चन है ये भी हमारे पास, एनसीईआरटी से क्वेश्चन, डायरेक्टली एनसीईआरटी क्वेश्चन है। हमारा स्कोर जो हो गया वो हो गया 14N हो गया हम लोग। देखो अभी तक को 2 ही क्वेश्चन पीछे चल रहा है। इको R1 के लिए कौन सा सेगमेंट यहाँ पे आता है, तो आंसर है ए, डायरेक्टली क्वेश्चन एनसीईआरटी का है ना, डायरेक्टली क्वेश्चन एनसीईआरटी से दिया हुआ है ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। रिमूवल ऑफ कैल्शियम फ्रॉम फ्रेशली कलेक्टेड ब्लड वुड, ये क्वेश्चन में एनसीईआरटी से है, ये क्वेश्चन में एनसीईआरटी से हमारा हो गया स्कोर 15N, ठीक है ना। 2 क्वेश्चन भी चल रहे हैं हम लोग। कैसे क्वेश्चन एनसीईआरटी से, देखो हम लोग पहले से देख चुके हैं, उसमें एनसीईआरटी साफ साफ लिखता है कि कैल्शियम प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन ब्लड क्लॉटिंग। इसका मतलब कि कैल्शियम नहीं रहेगा तो ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगी। और जब भी आप लोग कैस्केड मैकेनिज्म पढ़िएगा, मैंने भी पढ़ाया है कैस्केड मैकेनिज्म, उसमें मैंने कैल्शियम के सारे रोल के बारे में बात किया है, विटामिन के रोल के बारे में बात किया है, सब चीज के बारे में मैंने बात किया है स्पॉट ऑन ह्यूमन फिजियोलॉजी से। तो ये क्वेश्चन में देखो मेरे स्पॉट ऑन ह्यूमन फिजियोलॉजी से है, यानी अभी तक जितने भी ह्यूमन फिजियोलॉजी से क्वेश्चन आ रहे हैं वो मेरे ही वीडियो से आ रहे हैं, मैंने आपको पहले बताया। रिमूवल ऑफ कैल्शियम आयन, तो क्या चीज होगा बताओ, प्रिवेंट हो जाएगा क्लॉटिंग, क्लॉटिंग नहीं हो पाएगा, क्लॉज डिलेट क्लॉटिंग नहीं। यहाँ पे क्या होता है ना, कैल्शियम जो है ना, क्लॉटिंग को ना, बहुत सारे इंजाइम्स को, जो जितने भी रिएक्शन होते हैं लबा हर रिएक्शन में कैल्शियम का जरूरत पड़ता है हर इंजाइम के लिए। तो यहाँ पे क्लॉटिंग ही रुक जाएगी, क्लॉटिंग नहीं होगी, इमीडिएट क्लॉटिंग तो हो ही नहीं सकता, और प्रिवेंट डिस्ट्रक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं होना चाहिए था यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी एनसीईआरटी से, हमारा स्कोर हो गया 16N, ठीक है ना। सिनेप्सिस, अभी देखो अभी ये क्वेश्चन जो है ना, अभी 14,000 क्वेश्चन जो अभी बच्चे वीडियो इस करके देख रहे होंगे ना, उसमें मैंने ये क्वेश्चन बताया है। यहाँ तक कि मैंने अभी जो एनसीईआरटी के सेगमेंट लेकर के, एनसीईआरटी का पैराग्राफ लेकर के, मैं अभी जो 10 क्वेश्चन बताता हूँ 14,000 वाले क्वेश्चन के सीरीज में, मैंने वहाँ पे हर वीडियो के पहले एक सेगमेंट मैं ले रहा हूँ एनसीईआरटी का, मैंने वहाँ भी इस चीज को बताया है, कई बार मैंने बताया है, जिसको सिनेप्सिस इज अ पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। तो देखो 14,000 क्वेश्चन से डायरेक्टली एक क्वेश्चन आ गया कि नहीं आ गया, इसका मतलब हमारा 14,000 क्वेश्चन बहुत सही जा रहा है। ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं एग्जामिनेशन में। किस फेज में होता है सिनेप्सिस, जाइगोटीन में होता है, बताया है मैंने। जिग मतलब ही होता है पेयरिंग, है ना, पेयर। तो सिनेप्सिस इज अ पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, और सिनेप्सिस जब होता है तो वहाँ पे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, इसको सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स कहते हैं। एंडोमेट्रियम इज फाउंड इन, ये क्वेश्चन भी एनसीईआरटी से है, ये क्वेश्चन हो एनसीईआरटी से है, इसलिए हमारा स्कोर 17N हो गया। एंडोमेट्रियम कहाँ फाउंड होता है, बहुत इजी क्वेश्चन है ना, बहुत इजी क्वेश्चन है। कहाँ फाउंड होता है इंडोमेट्रियम, ये तो पता ही है ना भाई, जब हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ते हैं, मेंस्ट्रुएशन पढ़ते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन में, तो हमारा साफ साफ लिखा रहता है कि जो इंडोमेट्रियम होता है वही शेड आउट होता है, जो कि ब्लड डिस्चार्ज होता है, तो वहाँ पे इंडोमेट्रियम ही शेड आउट होता है, इंडोमेट्रियम का ही फॉर्मेशन होता है, और इसी इंडोमेट्रियम के अंदर इम्प्लांटेशन भी होता है। आंसर है यूट्रस ऑफ मैमल्स, मैमल्स के यूट्रस में प्रेजेंट होता है एंडोमेट्रियम, ठीक है। 17N स्कोर है हमारे पास। 18 वाला क्वेश्चन देखो, 18 वाला क्वेश्चन क्या है, पहले हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर बात करेंगे कि हमारा अभी तक ये है कि नहीं। 17N स्कोर अभी हमारा पिछला वीडियो में था। क्वेश्चन देखो क्या कह रहे हैं, विच टू ऑफ द, इसमें इनकरेक्ट बताना है, विच टू अबव स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट बताना है, ठीक है ना, कौन से 2 स्टेटमेंट ऊपर से इनकरेक्ट हैं। देखो पढ़ो, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एमटीपी ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर जनरली सेफ, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना था, यानी कि 1 वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, इसका मतलब ये आंसर में नहीं होना चाहिए, तो ऑप्शन ए नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पे 1 लिखा हुआ है।
जनरली चांसेस ऑफ कंसेप्शन आर नील अंटिल द मदर ब्रेस्ट फीड्स द इन्फेंट फॉर अप टू 2 years। नहीं नहीं, ये अप टू 6 months होता है। देखो लैक्टेशन एमनोरिया कहते हैं, जब भी कोई न्यू बॉर्न बेबी का जन्म होता है, ठीक है ना, पर्चुरेशन होता है, तो उसके बाद 6 महीने का एक पीरियड होता है जहां मदर जो होती है वो इंटेंस लैक्टेशन कर रही होती है, ठीक है ना, मिल्क का सेक्रेशन कर रही होती है। उस वक्त जो मदर के अंदर ओवरी का फॉर्मेशन, जो सॉरी ओव्यूल का जो फॉर्मेशन होता है नए ओव्यूल का, और जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है वो कुछ क्षण के लिए, कुछ वक्त के लिए रुक जाता है, और वो मैक्सिमम टाइम जो है ना वो 6 महीने का है, ठीक है ना। दैट इज एक्चुअली जो एवरेजली वो 5 से 6 महीने का होता है। एनटीए का जो साइट, जो कि हमारा जो ये ऐप है, उसमें बहुत स्पेसिफिकली लिखा हुआ है एवरेज ऑफ 5.3 मंथ। सोचो कितना स्पेसिफिक डाटा है ये, 5.3 मंथ लिखा हुआ है ना। और इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग लैक्टेशन एमनोरिया कहते हैं, ठीक है ना। जिस समय क्या बोलते हैं, कोई भी ओव्यूल का, कोई भी जो नया सेकेंडरी ऊ साइट है उसका जो कि एलएच सर्च के दौरान जो हमारा ओव्यूलेशन होता है वो नहीं हो रहा होता। एक्चुअली 6 मंथ के आसपास जो एनसीईआरटी का लाइन है वो बात कर रहा हूँ, एनटी ऐप के अनुसार बात नहीं कर रहा। यहाँ पे 2 years लिखा हुआ तो स्टेटमेंट गलत है, यानी कि जो ऑप्शन में 2 लिखा हुआ है ना वो सही है, यानी बी या फिर डी ऑप्शन में से हमारे पास सही होगा, यानी सी ऑप्शन भी हमारे पास नहीं होने वाला। अब देखो क्या लिखा हुआ है, इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस लाइक कॉपर टी इफेक्टिव कॉन्ट्रासेप्टिव। इंट्रायूटेराइन डिवाइस का जो कॉपर टी होता है इफेक्टिव कॉन्ट्रासेप्टिव होता है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। कॉन्ट्रासेप्टिव के रूप में हम लोग कॉपर टी को यूज करते हैं, इसलिए ये आंसर नहीं होगा, तो यानी ये वाला भी नहीं होगा। आंसर होगा 2 और 4। देखते हैं 4 क्या बोल रहे हैं, यहाँ पढ़ो। इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स में बी टेकन अप टू 1 वीक। 1 वीक नहीं, 1 वीक नहीं, ये होता है लगभग 3 डेज, है ना, 3 डेज आफ्टर इंटरकोर्स। देखो इंटरकोर्स के बाद होता है, ठीक है ना, ये चीज ध्यान रखना है, ये बाद है, पहले नहीं है। 3 दिन है, 72 घंटा। एक 72 नाम करके आईपीएल भी आता है ना, एक आईपीएल आता है, इसका एड भी बहुत सारे आते थे पहले, अभी तो आना बंद हो गया है, ठीक है ना। इसको हम लोग इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल भी कहते हैं, ईसीपी भी कहते हैं, ठीक है ना। और 72 आवर्स आफ्टर इंटरकोर्स ले सकते हैं, तो यानी कि ये जो है ये गलत हो गया, बिकॉज यहाँ पे 1 वीक लिखा है, तो यानी 2 और 4 स्टेटमेंट हमारा होगा। इसका मतलब ये क्वेश्चन प्योरली एनसीईआरटी से था, हमारा स्कोर हो गया है अब 18, है ना, हमारा स्कोर हो गया है 18। ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन भी एनसीईआरटी से है, तो ये क्वेश्चन हमारे पास हो गया स्कोर, हमारा 19 हो गया स्कोर, ठीक है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग एनर्जी स्टोरिंग कंपाउंड फॉर्म इन सक्सेनाइल कोएंजाइम ए इज कन्वर्टेड टू सक्सेनिक एसिड। बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है ये, है ना। ये बताओ किसका है, ये किसका है, ये हमारे पास सिट्रिक एसिड साइकिल का है, सिट्रिक एसिड साइकिल का है ये, है ना। क्रेब्स साइकिल का हमारे पास ये क्वेश्चन है कि जब हमारा सक्सेनाइल कोएंजाइम सक्सेनिक एसिड नहीं बनता था, वहाँ पे एक हिलौता जीटीपी बनता है। पूरे फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन के दौरान हम लोग एक ही जगह जीटीपी को पढ़ते हैं, वो है बस यही एक जगह, इसलिए बहुत स्पेसिफिक याद रखना। FADH2 को भी हम लोग एक ही जगह पढ़ते हैं, उसको भी ध्यान रखना है। यहाँ पे जीटीपी होगा आंसर, ये एनसीईआरटी से क्वेश्चन था, हमारा स्कोर 19N है। ये क्वेश्चन देखो एनसीईआरटी से हमारा स्कोर हो गया अब 20N, है ना, हमारा स्कोर हो गया 20N। देख रहे हो ना, सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी से हैं, तो यानी कि बच्चे जो बोल रहे हैं कि एनसीईआरटी से क्वेश्चन नहीं दिया हुआ है, बिल्कुल गलत बात है। मिसमैच्ड, बोमेंस कैप्सूल ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होता है, बिल्कुल सही। पीसीटी एब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम और पोटेशियम आयन होता है, बिल्कुल सही है। बहुत तो सोच रहे होंगे एनसीईआरटी पोटेशियम का सेक्रेशन लिखता है, लेकिन देखो पीसीटी है ना 99% ना एब्जॉर्प्शन पे ही काम करता है, सेक्रेशन पे तो बहुत अच्छे से लिखा हुआ है एनसीईआरटी ने कि डीसीटी में सेलेक्टिव सेक्रेशन होता है पोटेशियम आयन का। हालांकि पीसीटी में भी इस लाइन को लिखा हुआ है, लेकिन एक जनरल सेंस में सोचो ना, 1% अगर सेक्रेशन हो रहा है, 99% पीसीटी एब्जॉर्ब करता है, तो हम लोग यहाँ पे एब्जॉर्प्शन को ही मेजोरिटी विंस, है ना, डेमोक्रेटिक है कंट्री हमारा, तो मेजोरिटी विंस, तो यहाँ पे मेजोरिटी के ऊपर बात की गई है, मिसमैच निकालना है। अब कोई बोलेगा सर ये भी, देखिए हम लोग फिर भी नहीं मानेंगे, यहाँ पे ये गलती ही लिखा हुआ है, चलो ठीक है मैं मान लेता हूँ गलती ही लिखा हुआ है, कीपर्स को नहीं होना चाहिए था, लेकिन फिर भी देखो डीसीटी एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज, ये तो बिल्कुल गलत है ना। हम लोग क्वेश्चन जब भी सॉल्व करते हैं ना, नीट का या फिर एनटीए का जो भी क्वेश्चन आता है सीबीएसई के द्वारा, मोस्ट करेक्ट चुनते हैं, मोस्ट करेक्ट। यहाँ पे मिस मैच बोल रहा है, तो इस क्वेश्चन के अनुसार मोस्ट मिस्ड मैच कौन सा ऑप्शन है, मोस्ट मिस्ड मैच इज सी। बी से भी ज्यादा गलत सी है, बी से भी ज्यादा गलत है सी, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअली सोडियम कम से कम लिखा हुआ तो है, तो यहाँ पे आंसर सी होगा। आंसर यहाँ पे भी हमारा जो एनसीईआरटी क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है क्वेश्चन। 20 हो गया हमारे पास, ये क्वेश्चन भी हमारा एनसीईआरटी से है, 21 हो गया एंड हमारा स्कोर, ठीक है ना। किससे होता है, विच पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन कंट्रोल्स द अर्ज फॉर ईटिंग एंड ड्रिंकिंग। देखो ये क्वेश्चन जो होता है ना, ये क्वेश्चन में हमारे पास हाइपोथैलेमस आंसर है, ठीक है ना। टेम्परेचर रेगुलेशन जो होता है हमारे पास, अर्ज फॉर ईटिंग एंड ड्रिंकिंग, जो प्यास लगता है या भूख लगती है, ये हम लोग का हाइपोथैलेमस ही कंट्रोल करता है। लेकिन हाइपोथैलेमस कहाँ पाया जाता है, तो भैया फोर ब्रेन में पाया जाता है, थैलेमस के नीचे, इसलिए हाइपोथैलेमस कहते हैं, बिकॉज हाइपो मीन्स बिलो होता है। आंसर फोर ब्रेन है। ये ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है, बिकॉज बहुत लोगों को हाइपोथैलेमस याद नहीं रहता, तो फोर ब्रेन तो याद रखना चाहिए ना, फोर ब्रेन एज अ होल आपको याद रखना चाहिए। फोर ब्रेन के अंदर ये पार्ट होती है, कंट्रोल्स अर्ज फॉर ईटिंग एंड ड्रिंकिंग। तो आंसर हो गया इसका फोर ब्रेन, हमारा स्कोर है 21। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 24 वाला।
ये क्वेश्चन भी हमारा एनसीईआरटी से है। 22 हमारा स्कोर हो गया। द हैप्लॉइड सेल विच डिवाइड्स बाय माइटोसिस टू फॉर्म एम्ब्रायोसेक। एम्ब्रायोसेक्स क्या, देखो हैप्लॉइड सेल विच डिवाइड्स बाय माइटोसिस टू फॉर्म एम्ब्रायोसेक। एम्ब्रायोसेक बनाने के लिए कौन सा हैप्लॉइड सेल माइटोसिस करता है, कौन सा एम्ब्रायोसेल माइटोसिस करता है, एक बात समझो। मियोसिस जब करता है मेगास्पोर मदर सेल ना, तो उसमें 4 सेल बनते हैं, ठीक है, 4 हमें पास मेगास्पोर बनती हैं, और एक होता है चलाजल एंड, ये होता है माइक्रोपाइलर एंड, ठीक है ना, माइक्रोपाइलर एंड। माइक्रोपाइलर एंड की तरफ से 3 सेल जो होते हैं ना डिजेनेट कर जाती हैं, एक ही सेल बचता है जो कि चलाजल एंड के बचता है, ये होता है फंक्शनल मेगास्पोर। बाकी तीनों को हम लोग नॉन फंक्शनल मेगास्पोर कहते हैं। और ये फंक्शनल मेगास्पोर बाकी जाके के डिवाइड करता है, और ये एक तरह का 3 यहाँ पे एंटीपोडल हो गए, 2 पोलर न्यूक्लाई हो गए, यहाँ पे एक एग हो गया, फिर ये 2 सिनर्जिड हो गए, ठीक है ना। ये 8 न्यूक्लाई 7 सेल स्ट्रक्चर बनाता है, ठीक है ना। ये एम्ब्रायोसाइक बनाता है, इसको एम्ब्रायोसाइक कहते हैं हम लोग। सब चीज आपको डायग्राम पर याद रहना चाहिए। आंसर इसका फंक्शनल मेगास्पोर होगा। 3 मेगास्पोर माइक्रोपाइलट एंड की तरफ से ही डिजेनरेट करती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्पेसिफिक पॉइंट है, याद रखिएगा। स्कोर हमारा 22 है, यानी सारे क्वेश्चन 22 क्वेश्चन अभी तक एनसीईआरटी से आए हैं। ये क्वेश्चन भी एनसीईआरटी से है हमारे पास। यहाँ पे हमारा आंसर ये हो गया 23 एनसीईआरटी से हो गया क्वेश्चन हमारे पास। द मोस्ट कॉमन इंडिकेटर ऑर्गेनिज्म दैट रिप्रेजेंट्स पॉपुलेटेड वाटर इज। देखो ये क्वेश्चन इसीलिए एनसीईआरटी से हमारे पास है बिकॉज ये माइक्रोब्स इन क्या बोलते हैं, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। एक बात बताऊं, मैंने एक वीडियो डाला है मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ 2020 के लिए कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बायोलॉजी के कौन कौन से हैं। मैंने उसमें कुछ चैप्टर्स का नाम बताया है, फिर मैंने एक सीरीज बताई है कि किन किन यूनिट्स पे ध्यान देना चाहिए। मैंने उससे बहुत कुछ शेयर किया है आपसे, प्लीज जाके उस वीडियो को देखो। उसमें मैंने ये सारी बातें बताई हैं कि कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है। आपको यहाँ दिख रहा होगा कि उन्हीं चैप्टर से क्वेश्चंस आ रहे हैं। 30 क्वेश्चन सोचो ना, अभी तक हम 25 क्वेश्चन में हम लोग खाली उन्हीं चैप्टर से बात किए हैं। इतना यूनिक चीज है कि जितनी बातें मैं बोल रहा था वो सारी सच है। इकोलाई, इकोलाई यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट जरूरी है, क्योंकि देखो कॉमन इंडिकेटर क्यों है, क्योंकि इको देखो हमारा ह्यूमन एक्सक्रीटा जो होता है वो ऑल ओवर वर्ल्ड में सबसे ज्यादा ह्यूमन पॉपुलेशन है, और वाटर के अंदर हम लोग पॉल्यूटेड वाटर ढूंढते हैं, तो हम लोग ह्यूमन एक्सक्रीटा सबसे पहले अलग करना आते हैं। तो एक्सक्रीटा में ना इकोलाई बहुत आसानी से मिलता है हमें, इकोलाई हमें बहुत आसानी से मिलता है। ये कोलीफॉर्म बैक्टीरिया है जो कि ह्यूमन फीसेस में पाया जाता है, ठीक है ना, या फीकल कंटामिनेशन करता है ये, और ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान रखना। इकोलाई से ही पता लगता है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट, मतलब कह सकते हो कि इकोलाई अगर नहीं है ना तो हम लोग मानते हैं कि पानी बहुत सेफ है, ठीक है ना। मोस्ट कॉमन इंडिकेटर जो ऑर्गेनिज्म होता है पॉल्यूटेड वाटर का, इकोलाई होता है। और क्या चीज को, किस पॉल्यूशन को इंडिकेट करता है, ह्यूमन फीकल मैटर, यानी ह्यूमन एक्सक्रीटा के पॉल्यूशन को डिपेंड ये शो करता है। हमारा स्कोर 23 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने हैं, एनसीईआरटी से है, ठीक है ना। 24 हो गया हमारा स्कोर। क्या होगा, अ डीएनए स्ट्रैंड इज डायरेक्टली इन्वॉल्व इन सिंथेसिस ऑफ फॉलोइंग एक्सेप्ट। डीएनए स्ट्रैंड सबको डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है। ये क्वेश्चन हम लोग 14,000 क्वेश्चन में कर चुके हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन हम लोग 14,000 क्वेश्चन में कर चुके हैं। जब हम लोग बायोमोलिक्यूल्स कर रहे थे, सेल कर रहे थे, मैंने सब जगह बताया है। सेल साइकिल अभी कर रहे हैं, हम लोग पढ़ेंगे अभी। हम लोग इसके बाद फिर डीएनए मॉलिक्यूलर बेसिस पे जाएंगे, वहां भी पढ़ेंगे। इस बारे में मैंने अपने अन अकेडमी पे भी बताया है, जब मैंने पूरा मॉलिक्यूलर बेसिस को चैप्टर को पढ़ाया है, ठीक है ना। मैंने हर जगह बताया है। आंसर क्या होगा इसका, आप लोगों ने कई टीचर से पढ़ा भी होगा यार। डीएनए स्ट्रैंड डायरेक्टली इन्वॉल्व किसमें नहीं होता, डीएनए स्ट्रैंड अपने डीएनए स्ट्रैंड को कॉपी करता है, उसको हम लोग रेप्लिकेशन कहते हैं ना, सेंट्रल डॉग्मा में पढ़ा होगा, उसको हम लोग रेप्लिकेशन कहते हैं। डीएनए स्ट्रैंड फिर बाद में एमआरएनए कॉपी करता है, एमआरएनए बनाता है, एमआरएनए खाता है क्या बनाएगा, टीआरएनए ही बनाएगा, आरआरएनए भी बनाएगा, तो इसको कहते हैं हम लोग ट्रांसक्रिप्शन। एमआरएनए बनाता है फिर प्रोटीन, राइबोसोम्स की हेल्प से, उसको हम लोग ट्रांसलेशन कहते हैं, ठीक है ना। और इस ट्रांसलेशन में इन्वॉल्व नहीं होता है डायरेक्टली डीएनए, बिकॉज यहाँ पे एमआरएनए और राइबोसोम डायरेक्टली इन्वॉल्व हो रहा है। और देखो एमआरएनए और टीआरएनए और आरआरएनए बनाने के लिए डायरेक्टली डीएनए इन्वॉल्व होता है, और खुद को बनाने के लिए भी डायरेक्टली डीएनए ही इन्वॉल्व हो रहा है। इसीलिए हम लोग यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस इसका आंसर मारेंगे। हमारा 24 क्वेश्चन अभी तक क्या था, एनसीईआरटी से था। ये क्वेश्चन भी एनसीईआरटी से, डायरेक्टली एनसीईआरटी से मैं आपको पेज नंबर बताता हूँ। ये हमारे पास एनसीईआरटी है, ब्रायोफाइट्स खोलिएगा तो ब्रायोफाइट्स यहाँ पे बायोफाइट्स के डायग्राम्स बनाए हुए हैं, ठीक है, एनसीईआरटी ने शायद। और यहाँ पे हमारा लिवर वोट से स्टार्ट होता है, अगले पेज से मोसिस से स्टार्ट होता है इधर से, लेकिन इस पेज पे यहाँ पर कहीं लिखा हुआ है आपके पास क्या कि एंथेरोजॉइड्स कैसे होता है। ये क्वेश्चन बिल्कुल एनसीईआरटी से है। हमारा स्कोर 25 हो गया। कैसे होते हैं ब्रायोफाइट्स के एंथेरोजॉइड्स, तो ब्रायोफाइट्स के एंथ्रोजॉइड्स जो होते हैं वो होते हैं बाईफ्लैजेलेट, ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये पानी से ही ट्रेवल करते हैं फीमेल गैमेटोफाइट की तरफ, ठीक है ना। आपको ये ध्यान रखना है कि जो ब्रायोफाइट्स है वो उसमें जो एंथ्रोजॉइड्स है वो बाईफ्लैजेलेट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है, ये बताता है कि देखो ना, ये इसमें फ्लैजेला है, एक प्लांट के अंदर फ्लैजेला है, एंथ्रोजॉइड्स जो उसका मेल गैमेट है उसके पास, ठीक है, ध्यान रखना है। बहुत अच्छा सा पॉइंट है, बहुत मतलब कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, आगे बढ़ते हैं।
चलो देखो 28 भी एनसीईआरटी से है, हमारा स्कोर हो गया 26 स्कोर हो गया। लाइकेंस आर इकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट बिकॉज ये देखो हमारे इकोलॉजी से चैप्टर से है, ठीक है ना। मैंने ये भी बताया है कि इकोलॉजी से भी क्वेश्चन आएगा आपको, जो मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट बायोलॉजी चैप्टर्स बताए हैं, तो प्लीज यार मुझे मेरे बातों को फॉलो करो। लाइकेंस कैसे होते हैं, ये पायनियर होते हैं बैरन रॉक के ऊपर। बैरन यहाँ पे जो इकोलॉजिकल सक्सेशन होता है ना, ये बिल्कुल बिल्कुल जो बैरन लैंड्स होते हैं, जो स्टोन होता है उसके ऊपर ही प्लांट सक्सेशन जो होता है। ऐसे देखो मीजोफाइट के ऊपर आना रहता है, हाइड्रोफाइट से और जीरोफाइटिक सक्सेशन से, दोनों के दोनों मीजोफाइट्स के ऊपर आके एंड करेंगे। तो जो जीरोफाइटिक सक्सेशन जो होता है वहां पर हमारा लाइकेन ही काम करता है, सबसे पहले पायनियर होता है बैरन रॉक पे, ठीक है ना। और एट लास्ट जो कि बड़े बड़े ट्रीज होंगे वो जाकर के लास्ट वाले स्पीसीज बनेंगे, ठीक है ना, क्लाइमेक्स स्पीसीज बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग, अभी तक हमारा 29 क्वेश्चन है। द लूजली अरेंज नॉन क्लोरोफिलस पैरेन्काइमा सेल। अब देखो ये क्वेश्चन एनसीईआरटी से, हमारा स्कोर हो गया 27, ठीक है ना। एक क्वेश्चन मैंने जानबूझ के छोड़ा था, हालांकि स्कोर 28 होना चाहिए था, ठीक है ना। क्या होता है इसमें बताओ, ये क्या होगा इसका आंसर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कॉम्प्लीमेंट्री सेल्स कहते हैं इन्हें, कॉम्प्लीमेंट्री सेल। पैसिव सेल कहाँ होता है, एंडोडर्मिस में होता है, जहां पर से वाटर पास करता है, क्योंकि हर एपोप्लास्ट को सिम्प्लास्ट बनने के लिए पैसिव सेल से गुजरना पड़ता है। वाटर स्टोमाटा नहीं होगा इसमें। एल्बुमिनस सेल क्या होते हैं, एक तरह के कंपेनियन सेल्स होते हैं जो कि जिम्नोस्पर्म में पाए जाते हैं, क्योंकि जिम्नोस्पर्म में कंपेनियन सेल नहीं पाया जाता है, ठीक है ना। कॉम्प्लीमेंट्री सेल होते हैं लूजली अरेंज्ड नॉन क्लोरोफिलस पैरेन्काइमा सेल्स होते हैं लेंटी सेल्स में, जो कि आपको गैसेस एक्सचेंज में हेल्प करते हैं, ठीक है। लेंटी सेल्स एक्चुअली गैसेस एक्सचेंज के लिए होते हैं, ट्रांसपिरेशन के लिए नहीं होते हैं, ये भी ध्यान रखने वाली पॉइंट है। ये बार्क ऑफ ट्री में होते हैं, सेकेंडरी ग्रोथ हो जाने के बाद लेंटी सेल आपको दिखते हैं, ओके। कॉम्प्लीमेंट्री सेल कहते हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, लास्ट क्वेश्चन हमारे इस वीडियो का। बाय द यूज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्शन ऑफ B2 विटामिन्स हैज बीन इंक्रीज्ड बाय 20,000 टाइम्स विद विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म। किस ऑर्गेनिज्म में, देखो अब ये तीसरा क्वेश्चन है जो कि एनसीईआरटी से प्योरली बाहर का है, प्योरली बाहर का है। तो अभी हमारा इसको 27 हो गया है ना, 27 हमारा स्कोर हो गया। इसका आंसर जो है वो है हमारे पास एस्बिया गॉसिपाई। ये बायोटेक्नोलॉजी में हम लोग बायोटेक्नोलॉजी के यूज से B2 विटामिन का प्रोडक्शन 20,000 गुना बढ़ा लिए हैं इस ऑर्गेनिज्म का यूज करके। इसका नाम है एस्बिया गॉसिपाई, एक फिलामेंटस फंजाई है, ये एक फिलामेंटस फंजाई ग्रुप से आता है, ठीक है ना। विटामिन B2 बनता है इससे, बहुत लो कॉस्ट में बनता है, ठीक है ना। और विटामिन B2 को हम लोग बायोटीन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। अब ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। अभी देखो हम लोग परसेंटेज निकालने की कोशिश करते हैं कि 27 क्वेश्चंस का हमारे पास कितना परसेंटेज होता है 30 में। तो 27 90% क्वेश्चन हमारे पास कैसे हैं, 90% क्वेश्चन हमारे पास कैसे हैं, वो एनसीईआरटी से हैं। अगर यार 90% क्वेश्चन एनसीईआरटी से आ रहा है तो पेपर कैसा था आप लोग को डिसाइड करना है। 90% क्वेश्चन एनसीईआरटी से है, इसका मतलब समझ लो ना कि देखो बताता हूँ मैं अभी आप लोग को। 0.9 मल्टीप्लाइड बाय 360 अगर हम लोग करेंगे, है ना, 0.9 मल्टीप्लाइड बाय अगर हम लोग 360 करते हैं तो कितना आएगा, आएगा 324, यानी कि आप लोग 324 स्कोर कर पाएंगे। इसका मतलब सोचो अगर आपसे 30 क्वेश्चन में प्रॉब्लम हुई है, आपका कितना परसेंटेज आया है, आप लोग उतने लैग कर रहे हैं। सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी से थे, यानी कि आपने एनसीईआरटी सही से अभी भी नहीं पढ़ी। अगर आपने पढ़ा होता तो आप लोग को 324 मॉक टेस्ट में आना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। अब अगले वीडियो में मिलेंगे, जैसा मैंने कहा आपको शायद वैसा भी मिल सकता है या फिर आपको ऐसा रिकॉर्डेड लेक्चर भी मिल सकता है, वो सब हम लोग डिसाइड करेंगे। आपके कमेंट और आपके लाइक पे डिपेंड करता है कि क्या करना चाहिए मुझे, ठीक है ना। तब तक के लिए टिल देन स्टडी स्मार्ट, वर्क हार्ड एंड स्टे हेल्दी गाइज।